वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद आज आपका सेकेंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड, देन ब्लड ग्रुप में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड टॉपिक को और ब्लड का इंट्रोडक्शन देते हैं। ब्लड एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एनिमल टिश्यू टॉपिक में मैंने कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया था और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ब्लड क्या है, इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लो करता है हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, आप सबको पता है कि ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है हमारे आर्टरी में, वेन्स में ये फ्लो करते हैं। ठीक है, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड के अंदर दो मेजर पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट, जिसको आप प्लाज्मा बोलते हैं, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट प्लाज्मा के कुछ खास फीचर्स है मैं डिस्कस करूंगा, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एज यूजुअल आप जानते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लड कार्पस्क्यूल्स होते हैं। ब्लड कार्पस्क्यूल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, ये कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ब्लड कार्पस्क्यूल्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्लाइटली अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। आप देख सकते हैं स्लाइटली अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, और ये ब्लड का 55% पार्ट होता है। ठीक है, पूरे ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और 45% पार्ट जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्लाज्मा में जब आप स्टडी करेंगे तो प्लाज्मा में नियर अबाउट 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, कलर वाइज वैसे ये होता है पेल येलो कलर का होता है। इसमें वाटर कंटेंट जो है 90 से 92% अप्रॉक्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पार्ट है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, वो 6 to 8% होता है। 6 to 8% होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कंस्टिट्यूट अबाउट 6 to 8% पार्ट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं जो एक्चुअली क्या है, वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है आपका क्या है, एल्बुमिन, देन ग्लोबुलिन, देन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस। सबके डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एल्बुमिन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। देन सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या है? ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब आप इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको लिम्फोसाइट सेल्स मिलेंगे, और लिम्फोसाइट सेल्स में बी लिम्फोसाइट सेल से ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और एक्चुअली इनके बहुत सारे नेम होते हैं, लाइक एंटीबॉडी भी इनको बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इनको बोल सकते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी, ये डिफेंस पहुंचाते हैं, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, देन अब डिस्कस करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस जो है ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आपको ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक बताऊंगा तो वहां पे मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा के नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखते हैं। प्लाज्मा का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। प्लाज्मा में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स। ठीक है, लास्ट जो कंपोनेंट होगा प्लाज्मा का वो होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स, और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है अगेन ये एक्टिव हो जाते हैं और क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये ब्लड कार्पस्क्यूल्स होते हैं और ये नियर अबाउट 45% पूरे ब्लड का पार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि ब्लड कार्पस्क्यूल्स होते हैं और ब्लड कार्पस्क्यूल्स आपको पहले से भी पता है कि ये 3 होते हैं। फर्स्ट इसमें आपको दिख रहा है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स। ठीक है, सेकंड है आपका ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स दैट मींस कि व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स। थर्ड आपका क्या है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। These are the type of blood corpuscles are formed elements। ठीक है, कार्पस्कल्स मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्पस्कल्स का मीनिंग क्या है ये समझिए पहले। कार्पस्कल्स जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जो बोन मैरो से फॉर्म होते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स से ये फॉर्म होते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म नहीं होते हैं, जैसा कि रोडोल्फ वर्चू ने बताया था। मैंने आपको यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मॉडर्न सेल थ्योरी बताया था और मॉडर्न सेल थ्योरी में रोडोल्फ वर्चू ने बताया था कि कोई भी जो सेल है, प्रेजेंट जो सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये एक्चुअली अराइज कहाँ से होते हैं, अराइज फ्रॉम द बोन मैरो, और बोन मैरो में भी स्टेम सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम सेल से ये फॉर्म होते हैं। जब भी न्यू आरबीसी, न्यू डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फॉर्म होगा, हमेशा वो स्टेम सेल से ही फॉर्म होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो रोडोल्फ वर्चू का ये जो कॉन्सेप्ट था कि कोई भी न्यू जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं काउंट पे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स के जो काउंट है उनको हम लर्न कर लेते हैं। इसको लर्न करना ही होगा क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम, ये आरबीसी का काउंट होगा, इसको एज इट इज लर्न करना है। सिमिलरली व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स का क्या है, 6000 to 8000 मिलियन डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का काउंट क्या है, 1,50,000 से लेकर 3,50,000 प्लेटलेट्स मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है आपको एज इट इज लर्न करना, और ये वॉल्यूम जो है ये बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तो हेल्दी बॉडी में ये जो काउंट है ये ऑलवेज मेंटेन होना चाहिए। ये इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे। और स्पेशली अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो इंक्रीज करने का मतलब है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है। ठीक है, आप जब भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको डॉक्टर बताता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं या डब्ल्यूबीसी सेल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तभी इंक्रीज होते हैं जब आपके बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा मेजरेबल पॉइंट है डब्ल्यूबीसी को लेकर, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कभी कभी इंक्रीज भी हो जाते हैं और कभी कभी डिक्रीज भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का करंट जो है स्टेटस क्या है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अब हम डिटेल करेंगे आरबीसी को। आरबीसी से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, देन मैं डिस्कस करूंगा डब्ल्यूबीसी और लास्ट में डिस्कस करूंगा प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसके शेप को लेकर। एडल्ट मैमल्स में अगर आप आरबीसी की शेप की बात करें तो बाई कॉनकेव शेप में होगा, बाई कॉनकेव शेप में होगा, सर्कुलर भी समटाइम्स हो सकता है, और मैच्योर आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना होगा। जो भी मैच्योर आरबीसी होगा मैमल्स में वो ई न्यूक्लिएटेड होगा। ई न्यूक्लिएटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। दैट मीन्स कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वेरी मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस एब्सेंट होने के साथ साथ अदर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को ये कैरी करेंगे, देन वो उसी के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन को डिलीवर करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और एक्चुअली देखा जाए तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर होते हैं सेल्स को। ठीक है, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, और स्पेस कैसे बनेगा? जब सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे तब ज्यादा स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तो ज्यादा डब्ल्यूबीसी, स्पेस बनेगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी होंगे, और ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन भी कैरी होगा, और ये ऑक्सीजन जो है सेल्स को डिलीवर होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम देखा जाए तो नियर अबाउट 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है। मतलब ये है कि 100 ml अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी की लाइफ स्पेन जो है ये 120 डेज होता है, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस में जो इरिथ्रो टर्म है वो इरिथ्रोसाइट्स के लिए, और पोइसिस जो टर्म है वो फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स से ये फॉर्म होते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लूरीपोटेंट नेचर के होते हैं। प्लूरीपोटेंट नेचर मीन्स ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाते हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गए। डब्ल्यूबीसीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, और ये प्लेटलेट्स को भी बनाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बना रहे हैं, सो दैट इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स को, कि स्टेम सेल्स ये प्लूरीपोटेंट नेचर के होते हैं। कैसे होंगे ये? प्लूरीपोटेंट नेचर के स्टेम सेल्स होते हैं, और ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब इरिथ्रोपोइसिस होता है तो क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में आयरन है, विटामिन B12 है जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, देन फोलिक एसिड होता है, और लास्ट है आपका प्रोटीन। दीज आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। इसमें से कोई भी अगर एब्सेंट है तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप सबको पता है कि आयरन अगर नहीं होगा तो ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, ये आपको जूनियर क्लास से आपको पता है, बट आज आप इसको सीरियसली नोट कर लीजिए कि आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड प्रोटीन्स, इनकी डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, देन अब आते हैं कि आरबीसी का जब लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है तो ये इनका क्या होता है? तो इनका एक्चुअली में डेड होने के बाद ये स्प्लीन में जाते हैं, और स्प्लीन में इनका ब्रेक डाउन होता है। इनके जो भी पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर, इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि जो आपका आरबीसी है, आरबीसी के 120 डेज कंप्लीट होने के बाद से आरबीसी डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद ये स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन में जाकर वहां पे इनका ब्रेक डाउन होता है, और कुछ चीजें इसमें जो है वो रिसाइकिल हो जाती हैं, वो बोन मैरो में चली जाती हैं नेक्स्ट आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लाइक आयरन हुआ आपका, ठीक है, आयरन चला जाता है वो कहाँ पे? बोन मैरो में चला जाता है, और वहां पे न्यू जब सेल्स फॉर्म होता है, न्यू इरिथ्रोसाइट सेल्स, तो वहां पे वो रीयूज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एबनॉर्मल राइज कर जाता है आरबीसी के काउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एबनॉर्मली जो है आरबीसी का काउंट राइज कर जाएगा, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो क्या है? पॉलीसाइथेमिया है। नेक्स्ट है आपका कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरबीसी का जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है,
और आरबीसी का नंबर अगर डिक्रीज करेगा तो उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो क्या है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स के बारे में। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेकेंड कार्पस्क्यूल्स है आपका क्या, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को आप क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स। और ये जो कार्पस्क्यूल्स है ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस इसलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और जैसे ही मैं ये लाइन बताता हूँ कि WBC कलरलेस होते हैं, तो एट द सेम टाइम आपके पास एक क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि RBC का कलर क्या होता है। RBC का कलर रेड होता है। दैट मीन्स कि RBC जो कार्पस्क्यूल्स हैं ये रेड कार्पस्क्यूल्स हैं। और रेड इसलिए हैं क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो मैंने आपको बताया है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक हीम होता है और दूसरा ग्लोबिन होता है। जो आपका हीम पार्ट है, हीम पार्ट जो है वो RBC के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इवन वो ब्लड के कलर को भी डिसाइड करता है। ब्लड का जो कलर है वो RBC की वजह से है और RBC का जो कलर है वो हीम ग्रुप के वजह से है। ठीक है, और हीम इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी आपको पता है। और यही हीमोग्लोबिन जो है वो ल्यूकोसाइट्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट था। सेकेंड जो पॉइंट है ल्यूकोसाइट्स से रिलेटेड वो ये है कि ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपको मैंने बताया था कि RBC में जब आप स्टडी करेंगे मैच्योर RBC की, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा, बट ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। दैट मीन्स कि नियर अबाउट 1 वीक के अराउंड इसका लाइफ स्पेन होता है। जब आप RBC पढ़ रहे थे तो RBC में मैंने बताया था कि RBC का लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है। ठीक है, तो RBC के कंपेयर में WBC का लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, नियर अबाउट 8-9 डेज़ इनका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये डिफरेंट तरीके से इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूकोसाइट्स के दो मेजर कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है आपके ग्रेनुलोसाइट्स, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ग्रेनुलोसाइट्स फर्स्ट जो कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो किसके बिहाफ पे डिस्कस करते हैं, ग्रेन्यूल्स के बिहाफ पे। ग्रेनुलोसाइट सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म और यहाँ पे ए ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। सो दैट इनका जो नेम होगा वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को क्लासीफाई करेंगे तो इसके जो फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी न्यूट्रोफाइल्स, सेकंड होगा आपका बेसोफिल्स, थर्ड होगा आपका इओसिनोफिल। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो फर्स्ट सेल होगा वो होगा, फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी लिम्फोसाइट्स और सेकंड होगा आपका मोनोसाइट्स। तो ये टोटल जो है नंबर ऑफ जो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स दिख रहे हैं वो 5 आपको दिख रहे हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक है आपका जो आपके सिलेबस में है वो है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स भी ल्यूकोसाइट्स का टाइप है। ठीक है, वैसे जो भी यहाँ मैंने आपको ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स बताए उसमें मैं पहले इनके न्यूक्लियस की शेप की बात कर दूँ, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो यूनिक शेप का होता है और सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप न्यूट्रोफाइल्स की बात करें तो न्यूट्रोफाइल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मेनी लोब्ड होता है, मेनी लोब्ड। ठीक है, देन आते हैं बेसोफाइल्स। बेसोफाइल्स में 3 लोब्ड होते हैं और एस शेप में होते हैं। ठीक है, ध्यान देना होगा। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा उसमें 3 लोब होंगे और जब इसका शेप बनेगा तो कैसा बनेगा, शेप बनेगा इसका एस शेप में बनेगा। ठीक है, देन आते हैं इओसिनोफिल में। इओसिनोफिल में न्यूक्लियस का शेप होगा बाई लोब, मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 लोब मिलेंगे आपको। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं आप, यहाँ पे ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब है। तो इस तरीके से बाई लोब्ड न्यूक्लियस इओसिनोफिल का होता है। ठीक है, अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स के
न्यूक्लियस की शेप की बात करते हैं, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज सिंगल लोब होता है, लार्ज और सिंगल लोब का होगा, मतलब न्यूक्लियस की साइड लार्ज होगी और उसमें लोब जो है वो सिंगल दिखेगा आपको, ठीक है। मोनोसाइट्स की जब बात करेंगे तो मोनोसाइट्स में जो होता है ये बीन शेप्ड न्यूक्लियस होते हैं। कैसे होते हैं? बीन शेप्ड न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मैंने न्यूक्लियस के बिहाफ पे मैंने इनको बता दिया कि ये कौन से पर्टिकुलर टाइप के ल्यूकोसाइट्स में किस टाइप का न्यूक्लियस है, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, न्यूट्रोफाइल्स में मेनी लोब्ड, बेसोफाइल्स में 3 लोब्ड, ठीक है, एस शेप्ड, इओसिनोफिल में बाई लोब्ड, ठीक है। देन लिम्फोसाइट सेल्स में आपका सिंगल लार्ज लोब होता है इसमें, और यहाँ पे मोनोसाइट्स में क्या होता है? बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इनके परसेंटेज को लेके। न्यूट्रोफाइल्स जो है अगर देखा जाए टोटल WBCs में तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है? न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, नियर अबाउट 60 to 55% होते हैं। बेसोफिल की बात करें तो नियर अबाउट 1% होगा। इओसिनोफिल की बात करें तो 2 to 3% होगा। देन लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 to 25% होगा। मोनोसाइट की बात करें तो 2 to 10% होगा, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में न्यूट्रोफाइल्स जो है ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। फैगोसिटिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इनगल्फ करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, लाइक बैक्टीरिया को या बहुत सारे अदर फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, तो उनको इनगल्फ करने का जो फंक्शन है वो किसके पास है? न्यूट्रोफाइल्स के पास है, ठीक है। और न्यूट्रोफाइल के साथ साथ मोनोसाइट्स के पास भी क्या है? इनगल्फ करने की एबिलिटी है। लेकिन मेनली आप देख रहे हैं कि नंबर वाइज न्यूट्रोफाइल ज़्यादा है, तो ज़्यादातर इनगल्फ जो है मटेरियल्स को कौन करने वाला है? यहाँ पे न्यूट्रोफाइल्स करने वाला है, ठीक है। अब आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल आपका वेरी लेस अमाउंट में है, नियर अबाउट 1% है इसका। टोटल जो इसका परसेंटेज है ल्यूकोसाइट्स में वो 1% के अराउंड है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। लाइक हिपैरिन है, सेरोटोनिन है एंड हिस्टामिन है। ये ध्यान से आप लर्न कर लेना, इसको मैंने पहले भी बताया आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। जो हिपैरिन है, हिपैरिन इज़ ए एंटीकोगुलेंट्स। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट्स है, और ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होंगे ये? कार्बोहाइड्रेट होंगे। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी बोल सकते हैं आप इसको, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। देन सेकंड आपका क्या है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। सेरोटोनिन क्या होते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। वेयर एज हिस्टामिन जो है ये वैसो डायलेटर होते हैं। वैसो डायलेटर। अब आप सोच रहे होंगे सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो वेसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, और जो वेसल्स को डायलेट करते हैं वो वैसो डायलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैं फिर से बता दूं, सेरोटोनिन क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या है? वैसो डायलेटर है। और हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट्स है, जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। जब नॉर्मली आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हिपैरिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हिपैरिन एंटीकोगुलेंट्स है, और ये जो एंटीकोगुलेंट्स है ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में जब आप डिस्कशन करेंगे तो लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। बट उसमें जो मेजर जो टाइप है वो क्या है आपका? टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल्स है। टी और बी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स में फर्दर डिविजन्स हैं, जैसे कि आपका टी हेल्पर सेल है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स है, ठीक है। ये टाइप हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। वैसे मैंने आपको नाम तो बता ही दिया, ठीक है। ये किसके टाइप हैं? टी लिम्फोसाइट सेल्स के टाइप हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, और मैच्योर होते हैं थाइमस में। थाइमस में मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या है? टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। जो थाइमस आपका है वो उसका भी अल्फ़ाबेट टी से है, और इसका भी अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का वो टी से है, तो इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। फिलहाल अभी क्या लर्न करना है कि टी लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर इन थाइमस, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिम्फोसाइट्स आपका क्या है? बी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, और बोन मैरो में ही
मैच्योर होते हैं, और इनका जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, या इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन्स हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ये बी लिम्फोसाइट सेल्स में फॉर्म होंगे और वहाँ से रिलीज़ होंगे, और देन ये प्लाज्मा का पार्ट बन जाते हैं, देन ये प्लाज्मा का पार्ट बन जाते हैं। कौन बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। अब आते हैं मोनोसाइट्स पे। तो मोनोसाइट में आपको बता दूं कि मोनोसाइट का फंक्शन भी क्या है? फैगोसिटिक है। क्या है? फैगोसिटिक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ल्यूकोसाइट्स में आप स्टडी करें साइज़ के अकॉर्डिंग, तो लार्जेस्ट जो ल्यूकोसाइट्स है वो कौन है? मोनोसाइट्स है, ठीक है। क्यों? कौन है? मोनोसाइट्स है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं कि अगर आप डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो उसके लिए एक टर्म है, वो क्या है? ल्यूकोपोएसिस। क्या है? ल्यूकोपोएसिस। आप टर्म्स को ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको एरिथ्रोसाइट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? टर्म्स को ध्यान देना है। यहाँ पे टर्म्स याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बिकॉज ल्यूको का मतलब ल्यूकोसाइट्स है, और पोएसिस मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पोएसिस का जो मीनिंग है वो क्या है? फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो WBC काउंट पे है। कभी कभी WBC के काउंट डिक्रीज़ कर जाते हैं और कभी कभी इंक्रीज़ कर जाते हैं, और दोनों की कंडीशंस अलग होती हैं। जब WBC का काउंट डिक्रीज़ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि WBC का काउंट राइज कर जाता है सडनली, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर। क्या होता है ये? ब्लड कैंसर, ठीक है। एक बार आपको बता दूं कि जब भी WBC का नंबर इंक्रीज़ कर जाए ज़्यादा, ठीक है, और हमेशा बॉडी में इंक्रीज़ हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिटेल कर दिया। ल्यूकोसाइट्स में आपको ज़्यादातर फोकस कहाँ करना है? आपको परसेंटेज पे करना है, शेप ऑफ न्यूक्लियस पे करना है, फंक्शन पे करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब ल्यूकोसाइट्स के बाद आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स इज़ ए थर्ड एंड लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और ये भी क्या है? कार्पस्किल्स है यहाँ पे। लेकिन एक बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि ये जो कार्पस्किल्स है ये एक्चुअली क्या होता है? फ्रेगमेंट्स होता है। ये क्या होता है? फ्रेगमेंट्स होता है। किसका फ्रेगमेंट्स होगा ये मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो है ये स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ से फॉर्म होंगे? स्टेम सेल से फॉर्म होंगे। और मेगा कैरियोसाइट्स में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, देन फॉर्म होता है क्या? आपका प्लेटलेट्स फॉर्म होता है। और ये जो प्लेटलेट्स होता है ये राउंडेड होता है, ओवल शेप का होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, राउंडेड ओवल शेप होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। और लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन इसका 1 वीक होगा, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता दूं कि प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है ये प्रोड्यूस करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो ब्लड जो है कंटिन्यूस रिलीज़ होता रहता है, मतलब ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। और ये एक डिसऑर्डर है। ये क्या है? डिसऑर्डर है। और इसका डिटेल आपको मिलेगा जेनेटिक्स चैप्टर में जब आप क्लास 12th में जाएंगे, ठीक है। आपने शायद में भी हीमोफीलिया टर्म सुना होगा, तो हीमोफीलिया का रिलेशन किससे है? ब्लड क्लॉटिंग से है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो आपका प्लेटलेट्स है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, बिकॉज प्लेटलेट्स बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जैसे इंजरी होने के बाद कभी कभी सुना होगा कि ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये एक क्या है? डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। और इसको बोलते हैं क्या? हम हीमोफीलिया बोलते हैं। और हीमोफीलिया जो है आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। हीमोफीलिया जो है ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ हीमोफीलिया का जेनेटिक्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग और देन RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर मीन्स RH ब्लड ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है।